हेलो मेरे प्यारे रसगुल्ले, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यूनिक साइंस क्लासेज में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों का अंशाल्व चल रहा था और अंशाल्व जो था सेट नंबर 3 2024 का सेट नंबर 3 चल रहा था। सेट नंबर 3 में आप लोगों का जो सेट था 348 GI था। 348 GI में मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन से लेकर 3 क्वेश्चन तक सॉल्व हो गया था। अब आप लोगों को उसी सेट का क्वेश्चन नंबर सॉल्व आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर सॉल्व देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो कौन सा क्वेश्चन है और उसके आंसर के बारे में हम लोग पता लगाएंगे। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 4 348 GI सेट नंबर 3 का है, मानव में कैंसर रोग के कारणों का उल्लेख कीजिए। यानी मानव में जो कैंसर होता है वो किसके किसके कारण होता है। तो आप जानते हैं कि सबसे प्रमुख कारण क्या होता है, धूम्रपान होता है। क्या होता है, धूम्रपान होता है। जैसे सिगरेट बीड़ी पीने से फेफड़ों का कैंसर होता है, इससे मुख गले व लैरिंक्स में भी कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। अगला है, दूसरा है तंबाकू चबाना। सुपारी व तंबाकू चबाने से मुख का कैंसर होता है। अगला है भौतिक उत्तेजना। शरीर के किसी भाग में लगातार उत्तेजित होने से उस भाग में कैंसर हो सकता है। अगला है रसायनों का प्रयोग। अनेक रसायन शरीर में कैंसर उत्पन्न करते हैं, जैसे निकोटीन है, कैफीन है, कोयला है आदि है। इनसे भी क्या होता है, हमारे शरीर में कैंसर हो सकता है। अगला है सूर्य की किरणें के प्रति उद्भासन। यानी आप जानते हैं कि जो सूर्य की किरणें निकलती हैं, कौन सी किरणें निकलती हैं, अल्ट्रावायलेट यूवी रे निकलती हैं, वो मानव के शरीर पर जब त्वचा पर क्या होती है, डायरेक्टली पड़ती हैं, तो त्वचा का कैंसर का खतरा क्या होता है, बढ़ जाता है। यहाँ पर देखिए कृषकों व श्रमिकों को लंबे समय तक खुली धूप व वायु में कार्य करने के कारण त्वचा का कैंसर की संभावना रहती है। इस तरीके से आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 का हो गया समाप्त। अब आप लोगों का है क्वेश्चन नंबर 4 का खा। 4 का खा आप लोगों का है, एलर्जी को उदाहरण सहित समझाइए। एलर्जी को उदाहरण सहित समझाइए। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को इसके पिछले सेट में जो आपको सॉल्व कराया गया है 348 GH, आपको ये सेट 348 GH सॉल्व कराया गया है। इसमें आप लोगों का 5वां क्वेश्चन 5 का खा क्वेश्चन था। इसमें एलर्जी के बारे में आपको एलर्जी पर टिप्पणी बताया गया है। उसी से आप लोग उस वीडियो को देखकर आप लोग इसका आंसर वहां से पता लगा सकते हैं। अगला है 4 का गा, BOD लिख दिया मैंने, BOD का संकेताक्षर का पूर्ण रूप लिखते हुए इस पर टिप्पणी लिखिए। तो जो BOD होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहीं लिखा रहता है, कहीं कहीं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है, इसका पूरा नाम होता है। तो इसमें क्या है, BOD संकेताक्षर का पूर्ण रूप लिखिए। तो आप जानते हैं BOD बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, इस पर क्या लिखना, इस पर टिप्पणी कीजिए। क्या है BOD यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑक्सीजन की वह मात्रा है जो जीवाणुओं के द्वारा 1 लीटर पानी में उपस्थित कार्बनिक यौगिकों को ऑक्सीकृत करने के लिए आवश्यक होती है। BOD का स्तर जितना ज़्यादा होगा, पानी में प्रदूषण उतना ही ज़्यादा होगा। जैसे जैसे BOD की मात्रा जल में घटती जाएगी, तो समझ लीजिए कि पानी धीरे धीरे क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। अब आप लोग देखेंगे 4 का अंगा है, उत्पादकता पर टिप्पणी लिखिए। तो उत्पादकता पर टिप्पणी लिखिए, आप पारतंत्र में उत्पादकता पर टिप्पणी लिखिए। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को 348 GH में 3 के अंगा आप लोगों को क्या कराया, सॉल्व कराया गया है। वो वहां से इस वीडियो में देखकर आप लोग इसका पता लगा सकते हैं। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है 5 का 4 के घा तक हो गया था, 5 का है। 5 का क्या है, न्यूक्लियोटाइड के विभिन्न घटकों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो न्यूक्लियोटाइड आप लोग जानते हैं
कि जैसे डीएनए होता है, डीएनए क्या होता है, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड की एक लंबी श्रृंखला होती है। तो इसमें आपको बताना है न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। तो न्यूक्लियोटाइड के जो घटक होते हैं 3 घटकों से मिलकर बना होता है, जिसमें नाइट्रोजन क्षार होते हैं, पेंटोज शर्करा होता है और फास्फेट समूह होता है। तो इन्हीं 3 घटकों को हमें क्या करना है, संक्षेप में लिखना है। तो आप देखिए कि न्यूक्लियोटाइड के 3 प्रमुख घटक है या 3 मुख्य घटक हैं, जिसमें से नाइट्रोजन क्षार है, पेंटोज शर्करा है और फास्फेट समूह है। तो ये तीनों घटक मिलकर न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं। अब इसमें नंबर 1 है नाइट्रोजनी क्षार या नाइट्रोजनी बेस। तो नाइट्रोजनी क्षार कितने होते हैं, 5 होते हैं। 5 में आप जानते हैं एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन और यूरेसिल, ये 5 नाइट्रोजन क्षार होते हैं। लेकिन ये पांचों नाइट्रोजन क्षार 2 वर्गों में रखे गए हैं, एक प्यूरिन है और एक पिरिमिडीन है। प्यूरिन के अंतर्गत एडेनिन और ग्वानिन आता है और पिरिमिडीन के अंतर्गत थायमिन, साइटोसिन और यूरेसिल आता है। लेकिन 5 प्रकार के जो नाइट्रोजन क्षार होते हैं, डीएनए में 4 पाए जाते हैं और आरएनए में 4 पाए जाते हैं। डीएनए में जो नाइट्रोजन क्षार होते हैं एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन पाया जाता है, जबकि आरएनए में थायमिन के स्थान पर क्या होता है, यूरेसिल आ जाता है, यानी एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल और साइटोसिन पाया जाता है। तो इसमें देखेंगे 5 होते हैं, जिसमें एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन और यूरेसिल होता है, जिनमें 4 डीएनए में एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन तथा आरएनए में 4 होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल और साइटोसिन क्षारक उपस्थित होता है। अगला देखेंगे पेंटोज शर्करा। तो पेंटोज शर्करा जो होती है, पेंटोज शर्करा को पंचकार्बनीय शर्करा कहते हैं। क्या कहते हैं, पंचकार्बनीय शर्करा कहते हैं। यह 2 प्रकार का होता है, एक क्या होता है डीऑक्सीराइबो शर्करा, एक क्या होता है राइबो शर्करा। डीऑक्सीराइबो शर्करा जो होती है वो डीएनए में पाई जाती है और जो राइबो शर्करा होती है वो किसमें पाई जाती है, आरएनए में पाई जाती है। इसमें देखेंगे इसे पंचकार्बनीय शर्करा कहते हैं। ये 2 प्रकार का होता है, डीऑक्सीराइबो शर्करा जो डीएनए में पाया जाता है, दूसरा राइबो शर्करा जो आरएनए में पाया जाता है। अगला है फास्फेट समूह। न्यूक्लियोटाइड में मौजूद फास्फेट समूह न्यूक्लियोटाइड मोनोमर्स की एक लंबी श्रृंखला बनाने के लिए आसन्न न्यूक्लियोटाइड के शर्करा अणुओं के साथ सहसंयोजक बंध बनाता है। इस तरीके से आपका 5 का होगा गया समाप्त। अब 5 का खा है संक्रामक रोग पर टिप्पणी लिखिए। तो संक्रामक रोग पर जो टिप्पणी है, मैंने आप लोगों को 348 जीएच में 6 के गा का क्वेश्चन सॉल्व कराया है, उस 6 के गा क्वेश्चन पर जाकर आप देख सकते हैं। अगला है 5 का गा, समजातता क्या है उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। ये भी क्वेश्चन आप लोगों को मैं हल कराया हूँ 348 जीजी में। कहाँ, 348 जीजी में। और वो क्वेश्चन जो हल कराया हूँ 5 का वहां जाकर आप देख सकते हैं पिछले वीडियो में। ठीक है। अब अगला है 5 का घा, अंतःगर्भाशय वीर सेचन तकनीक से आप क्या समझते हैं, इस तकनीक का उपयोग किन परिस्थितियों में किया जाता है। तो जो इस तकनीक का उपयोग हो जाता है, जैसे कोई पुरुष होता है उसमें क्या होता है, शुक्राणुओं की कमी हो जाती है, तो उसमें उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे अंतःगर्भाशय वीर सेचन, यानी आप जानते हैं वीर सेचन सेमिनेशन, यानी इंट्रायूट्राइन डिवाइस, यानी सेमिनेशन है यहाँ पर है, क्योंकि वीर सेचन का इंग्लिश होता है सेमिनेशन। तो इसमें आप देखते हैं इस तकनीक को कृत्रिम वीर सेचन भी कहा जाता है। यानी जो अंतःगर्भाशय वीर सेचन है इसको क्या कहा जाता है, इस तकनीक को कृत्रिम वीर सेचन भी कहा जाता है। कृत्रिम वीर सेचन का प्रयोग वहां किया जाता है जहां पुरुषों के वीर में शुक्राणुओं की संख्या बहुत कम होती है अथवा पुरुष वीर सेचित कर सकने में असमर्थ होता है। इस तकनीक में दाता शुक्राणुओं को प्राप्त करके कृत्रिम रूप से स्त्री के यौन या गर्भाशय में प्रविष्ट करा दिया जाता है। इस तरीके से आप लोगों का 348 जीआई सेट नंबर 3 का 5 का जो क्वेश्चन का खा गा और घा है, इस तरीके से आप लोगों का सॉल्व हो गया है। आप लोगों को 6 का खा गा और घा जो क्वेश्चन होगा आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।